नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बनाया जा रहा है और इसका दूसरा पार्ट है जी। इसके पहले मैंने एक और पार्ट अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न कराए थे। चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न में। हमारा पहला प्रश्न है, क्या लीवर से बना एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या अन्य ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को नेविगेट करने के लिए कई दिशाओं में चलता है? ऑप्शन है, पहला लाइट पेन, दूसरा जॉयस्टिक, तीसरा ऑप्टिकल स्कैनर और चौथा टच सेंसिटिव स्क्रीन। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ना है, पढ़ के बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को पुनः पढ़ दे रहा हूँ कि क्या लीवर से बना एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या अन्य ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को नेविगेट करने के लिए कई दिशाओं में चलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका जॉयस्टिक हो जाएगा। और जॉयस्टिक के संदर्भ में क्या ध्यान रखना है कि जॉयस्टिक एक आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसका आविष्कार, जॉयस्टिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो CB मिरिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? CB मिरिक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है। जॉयस्टिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? CB मिरिक के द्वारा किया गया था। और जॉयस्टिक क्या है? तो ये एक आपका इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख ही पा रहे हो, ये जो आपका डायग्राम है किसका है? आपका जॉयस्टिक का है जी। किसका है? जॉयस्टिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जॉयस्टिक हो जाएगा। तो जॉयस्टिक लीवर से बना एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या अन्य ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को नेविगेट करने के लिए कई दिशाओं में चलता है। तो कल के डेट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट है, तो आपको बताना है ये आपका इनपुट डिवाइस है। और अगर आपसे पूछेगा कि जॉयस्टिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जॉयस्टिक का आविष्कार आपका CB मिरिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? CB मिरिक के द्वारा। चलिए अब लाइट पेन के संदर्भ में ध्यान रखना है कि लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है। ये क्या आपका लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है। लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है, याद रखना है, ठीक है। मतलब आपका लाइट पेन भी कौन सा डिवाइस है? आपका इनपुट डिवाइस है। कैसा? आपका लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्टिकल स्कैनर भी क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर भी क्या है जी? आपका एक इनपुट डिवाइस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो टच सेंसिटिव स्क्रीन है, ये क्या है आपका? ये आपका एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट स्क्रीन है ना। जो टच स्क्रीन क्या है? आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट स्क्रीन, ठीक है। विजुअल यूनिट डिस्प्ले स्क्रीन है ये, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या लीवर से बना एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या अन्य ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को नेविगेट करने के लिए कई दिशाओं में चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, इसका आविष्कार CB मिरिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर मैंने बताया लाइट पेन के बारे में कि लाइट पेन आपका लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है। फिर मैंने ऑप्टिकल स्कैनर के बारे में बताया, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। और जो टच सेंसिटिव स्क्रीन है ना, ये आपका विजुअल यूनिट डिस्प्ले स्क्रीन है, इनको आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, है ना। और ये आप लोग डायग्राम में जॉयस्टिक को देख पा रहे होगे जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या देखते हैं? हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस का आपको पूर्ण रूप बताना है, मतलब यूपीएस का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड पावर सप्लाई, दूसरा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तीसरा यूनाइटेड पावर सॉल्यूशन और चौथा अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन। जबरदस्त क्वेश्चन है और आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे यूपीएस को, है ना। ये यूपीएस है जी। तो बताना है आप लोग को यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपका जब इनपुट पावर सोर्स या जो मुख्य बिजली है ये विफल हो जाता है ना, तो ये आपका यूपीएस के माध्यम से कंप्यूटर को आपातकालीन बिजली प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मैंने क्या बोला कि जब जो इनपुट पावर सोर्स है या मुख्य बिजली विफल होता है, तब जो आपातकालीन बिजली है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसी आपका यूपीएस के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका जो आपका यूपीएस होता है ना जी, ये आपका बैटरी को बैकअप देने के लिए ना कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये जो आपका यूपीएस होता है आपका कंप्यूटर को यूपीएस कंप्यूटर को कंप्यूटर के बैटरी को ना
यूपीएस कंप्यूटर के बैटरी को बैकअप देने के लिए, किसके लिए, बैकअप, यूपीएस कंप्यूटर के बैटरी को बैकअप देने के लिए किसके साथ जुड़ा होता है, याद रखना है, बैकअप देने के लिए आपका प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जुड़ा रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और मैंने क्या बताया इसके बारे में कि जब इनपुट का पावर सोर्स या जो आपका मुख्य बिजली है वो आपका विफल हो जाता है, तब आपातकालीन बिजली किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यूपीएस के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। और यूपीएस है वो कंप्यूटर के बैटरी को बैकअप देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जुड़ा रहता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और सीडी। आपको बताना है कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रैम है कि हार्ड डिस्क है कि मैग्नेटिक टेप है कि आपका सीडी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैम। जैसे कि आप लोग डायग्राम में रैम को देख पा रहे होगे ना, तो ये जो आपका रैम है ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। रैम आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है जी, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। कैसा डिवाइस है आपका, प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। अगर मैं रैम का फुल फॉर्म बताऊं तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को पता होगा। रैम का फुल फॉर्म होता है जी आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो रैम हो जाएगा। और रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, रैम। और हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और सीडी, याद रखिएगा, जो आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क हो जाएगा, है ना। उसके बाद हो जाएगा क्या आपका मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और आपका सीडी, ये सब क्या है, ये सब आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपका, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। सभी को याद करना है आप लोग को, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर रैम हो जाएगा। रैम एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है ना। और रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और सीडी, ये सब क्या आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, याद रखना है। और डायग्राम में आप लोग रैम को देख रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसका सही आंसर रैम हो जाएगा, जिसका सही आंसर क्या होगा आपका, रैम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी कंप्यूटर संवृत्ति को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पेश किया गया था। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर बनने की शुरुआत हुआ था। पहला है पहली पीढ़ी, दूसरा है दूसरी पीढ़ी, तीसरा है तीसरी पीढ़ी या चौथा है चतुर्थ पीढ़ी। बताना है मिनी कंप्यूटर संवृत्ति को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पेश किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में। और थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर का टेन्योर कब से कब तक था आपका, 1964 टू 1971, है ना, 1964 से 1971 तक। ये जो आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है, इसका टेन्योर था, है ना। अब मैं जो चीज़ आप लोग को बताऊंगा आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, तो आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब का। किसका जी, आपका वैक्यूम ट्यूब, है ना। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अगर आपसे पूछेगा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, तो आपको बताना है ट्रांजिस्टर का। किसका, ट्रांजिस्टर का जी, ट्रांजिस्टर का। और ये जो आपका प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ना, इसका आकार बहुत बड़ा होता था। क्या होता था, बहुत बड़ा होता था और बहुत भारी होता था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का। किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। और इसी के साथ क्या हुआ, जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है ना, उसका आकार और आपका जो भार है ना, वो क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया था, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि मिनी कंप्यूटर संवृत्ति को कंप्यूटर के किस पीढ़ी में पेश किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तृतीय पीढ़ी। और कल के डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, तो आपको बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट का। किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का, है ना। और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, तो आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, ये भी आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। और अगर बोलेगा पंचम और वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो आपको बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसका प्रयोग किया जा रहा है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका प्रयोग किया जा रहा है आपका पंचम या वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में। सभी बातों को याद रखना है ना। तो मिनी कंप्यूटर आवृत्ति को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पेश किया गया था, इसका सही आंसर तृतीय पीढ़ी हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, और जो प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो साइज में बहुत बड़े होते थे। ठीक है, जो आपका मिनी कंप्यूटर बनने की शुरुआत कब से हुआ था, आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से, और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था, और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर है ना, और पंचम और वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा या कंप्यूटर निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर की प्रसंस्करण क्षमता को संचालित और नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिया गया, पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और चौथा कंपाइलर। आपको बताना है कि कौन सा डेटा या कंप्यूटर निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर की प्रसंस्करण क्षमता को संचालित और नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर। तो आपको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को ही क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो आपको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को ही क्या कहा जाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर है आपका डेटा या कंप्यूटर निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर की प्रसंस्करण क्षमता को संचालित और नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। टच पैड, उसके बाद ऑप्टिकल स्कैनर, उसके बाद तीसरा कीबोर्ड, और चौथा माउस पैड। तो बताना है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखो टच पैड तो आपका इनपुट डिवाइस है, ये तो आपका इनपुट डिवाइस है, याद करिएगा ना। टच पैड क्या आपका इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर भी क्या आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड भी क्या है जी, आपका कीबोर्ड भी आपका क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है ना। लेकिन जो माउस पैड है, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये क्या है आपका माउस पैड है। माउस पैड आपका इनपुट डिवाइस नहीं है ना, याद रखना। माउस पैड क्या है आपका, ये इनपुट डिवाइस नहीं है जी। माउस पैड आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा पूछेगा कि माउस क्या है तो आपको बताना है माउस क्या है आपका, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, माउस पैड क्या है, तो एक माउस पैड क्या है आपका, माउस को सपोर्ट करता है ना। ये जो आपका माउस पैड होता है ये क्या करता है, माउस को सपोर्ट करता है। याद रखिएगा, जो आपका माउस पैड है ये क्या करता है जी, आपका माउस को सपोर्ट करता है। ठीक है, माउस को सपोर्ट करता है। माउस पैड क्या करता है, माउस को सपोर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़। चलो, तो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है टच पैड, ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड और माउस पैड। जिसमें से जो टच पैड है डेफिनेटली आपको इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपको इनपुट डिवाइस है, बट आपका जो माउस पैड है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। हाँ, अगर ऐसा बोलेगा कि माउस कौन सा डिवाइस है तो आपका माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस पैड आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ये जो आपका माउस पैड होता है ना, ये आपका माउस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है। देखो ये माउस के नीचे में है ना, ये क्या करता है जी, माउस को सपोर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्या देखिए, एक बाइट है, एक बाइट किसके बराबर है आपसे पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं ना। पहला है आपका 2 बिट का एक समूह, दूसरा 4 बिट का एक समूह, तीसरा 8 बिट का एक समूह, और चौथा 16 बिट का एक समूह। आपको बताना है एक बाइट कितना होता है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 8 बिट का समूह। ठीक है, तो एक बाइट इक्वल टू कितना होता है, याद रखिएगा आपका एक बाइट इक्वल टू कितना होता है जी, आपका 8 बिट का समूह। ठीक है, 8 बिट का एक समूह। एक बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट का एक समूह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आप लोग को मेरे साथ याद करते चलना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा एक बिट इक्वल टू कितना होता है, एक बिट, तो एक बिट इक्वल टू कितना होता है आपका एकल द्विआधारी डिजिट है ना, एकल द्विआधारी डिजिट मतलब एक बिट मतलब आपका 0 या तो 1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बिट इक्वल टू क्या होता है आपका एकल द्विआधारी डिजिट 0 या 1 होता है। अगर आपसे पूछेगा एक निबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, एक निबल अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है 4 बिट। ठीक है, एक निबल इक्वल टू कितना होता है जी, आपका 4 बिट होता है। अगर आपसे पूछता है कि एक बाइट इक्वल टू कितना होता है आपका 8 बिट, जो हमारा क्वेश्चन था ना, एक बाइट इक्वल टू कितना होता है आपका 8 बिट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलो बाइट
1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट इक्वल टू कितना होता है, तो आपको बताना है कितना होता है, 1024 आपका बाइट होता है, ठीक है, 1024 बाइट। 1 किलोबाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 मेगाबाइट इक्वल टू कितना होता है, 1 मेगाबाइट है ना, 1 मेगाबाइट इक्वल टू कितना होता है, तब आपको बताना है 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है, 1024 किलोबाइट है ना। 1 मेगाबाइट इक्वल टू कितना होता है, 1024 किलोबाइट। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 बिट इक्वल टू एकल द्विआधारी डिजिट होता है, और 1 निबल है ना, 1 निबल इक्वल टू कितना होता है आपका, 4 बिट होता है, याद रखिएगा। और आपका 1 बाइट इक्वल टू आपका 8 बिट होता है। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट होता है, और 1 मेगाबाइट इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट होता है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हमारा क्वेश्चन था 1 बाइट किसके इक्वल है, तो 8 बिट का एक समूह इसके इक्वल होता है ना। जो जो चीज़ें आपको बताया हूँ मेरे साथ याद करिए, तभी इंपॉर्टेंट है। देखो 1 बिट इक्वल टू एकल द्विआधारी डिजिट है ना, 1 निबल बोलेगा तो आपका 4 बिट, 1 बाइट बोलेगा तो 8 बिट। यही हमारा क्वेश्चन था, 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो 8 बिट के एक समूह के बराबर होता है। और 1 किलोबाइट बोलेगा तो आपका 1024 बाइट हो जाएगा, और 1 मेगाबाइट बोलेगा तो 1024 किलोबाइट हो जाएगा। ये सभी बातों को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या डेटा प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक निर्देशिक निष्पादित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या डेटा प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक निर्देश निष्पादित करता है। ऑप्शन है पहला अंकगणितीय तर्क इकाई, दूसरा इंफॉर्मेशन यूनिट, तीसरा स्टोरेज यूनिट, और चौथा आउटपुट यूनिट। बताना है कि क्या डेटा प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक निर्देश निष्पादित करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन को पढ़ना और बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका अंकगणितीय तर्क इकाई। इसका सही आंसर क्या होगा, अंकगणितीय तर्क इकाई, ठीक है। तो ये जो आपका अंकगणितीय तर्क इकाई होता है ना, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मुख्य घटक है, ठीक है। ये क्या होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, किसका जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है, ये आपको ध्यान रखना है, घटक है, ठीक है। तो क्या डेटा प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक निर्देश निष्पादित करता है, तो आपका अंकगणितीय तर्क इकाई। ये क्या होता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या होता है आपका एक घटक होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक होता है, और ये अंकगणित और तर्क संचालन करता है। ये क्या करता है आपका अंकगणित, नाम से समझ में आ रहा है, अंकगणितीय तर्क इकाई है ना। तो ये क्या करता है आपका अंकगणितीय, ये आपका अंकगणितीय करता है, साथ ही साथ क्या करता है आपका तर्क संचालन करता है। क्या करता है, तर्क संचालन, नाम से समझ में आ रहा है जी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था कि क्या डेटा प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक निर्देश निष्पादित करता है। इसका सही आंसर अंकगणितीय तर्क इकाई हो जाएगा, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक होता है। और ये जो आपका अंकगणितीय तर्क इकाई होता है, ये क्या करता है, अंकगणितीय करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, तर्क को संचालन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन आएगा, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छवि फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग नहीं किया जा सकता। छवि फाइल मतलब इमेज फाइल बोला जा रहा है ना। तो इमेज फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग नहीं किया जा सकता। MPG, GIF, JPG और BMP। जबरदस्त प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो छवि फाइल अर्थात इमेज फाइल है ना, ये बोला जा रहा है कि इमेज फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग नहीं किया जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा जब का MPG, ठीक है, MPG। अब देखो, अब मैं जो चीज़ आप लोग को बताऊंगा, आपको मेरे साथ याद करते चलना है। अगर आपसे पूछेगा कि इमेज फाइल प्रारूप को सेव करने के लिए कौन कौन से एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं, है ना, कौन कौन से एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला कि इमेज फाइल को सेव करने के लिए कौन कौन से एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो TIFF इसका प्रयोग होता है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आपका BMP इसका भी प्रयोग होता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है JPEG है ना, JPEG इसका भी प्रयोग होता है। और चौथा आपको ध्यान रखना है GIF इसका भी प्रयोग होता है। और पाँचवा आपको ध्यान रखना है, आपका पाँचवा जगह आपका PNG। ये सब क्या आपका इमेज फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन है ना। आपका TIFF भी है, दूसरा BMP हो जाएगा, और तीसरा आपका JPEG हो जाएगा, चौथा आपका GIF हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा PNG हो जाएगा। याद करिए क्या क्या, आपका TIFF है ना पहला, दूसरा BMP,
तीसरा JPEG, चौथा GIF और पांचवा आपका PNG है ना। पांचवा क्या हो जाएगा आपका PNG हो जाएगा, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पास क्या है कि इमेज फाइल को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग नहीं किया जाता। JPG का तो होता है ना, बता दिया। BMP का भी होता है, आपका GIF का भी होता है, MPG का नहीं होता है ना, MPG का नहीं होता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद करिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। TIFF और लिख दे रहा हूँ, देखो TIFF हो जाएगा, TIFF है ना। दूसरा है आपका BMP, दूसरा BMP हो जाएगा। तीसरा आपका JPEG हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका GIF हो जाएगा और पांचवा आपका PNG हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। ये सब आपका फाइल, आपका इमेज फाइल को सेव करने के लिए क्या है, आपका एक्सटेंशन है, इसको याद रखना है। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला, फाइल को नाम देने के लिए। दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम खोला है, मतलब खोया नहीं है। और तीसरा, फाइल को पहचानने के लिए। और चौथा, फाइल प्रकार को पहचानने के लिए। तो जो फाइल एक्सटेंशन होता है, जैसे कि अभी इससे पहले हमने इमेज एक्सटेंशन वाले क्वेश्चंस किए थे, अब बोला जा रहा है कि आपका जो फाइल एक्सटेंशन है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। फाइल को नाम देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम खोया नहीं है। और तीसरा, फाइल को पहचानने के लिए। और चौथा है फाइल प्रकार को पहचानने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका फाइल को पहचानने के लिए। किसको पहचानने के लिए, आपका फाइल को पहचानने के लिए, ठीक है। तो फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपका फाइल को पहचानने के लिए किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। जैसे आपका PDF हो जाएगा, DOC हो जाएगा, ये सब किस में आता है, आपका फाइल एक्सटेंशन में आता है। और इमेज एक्सटेंशन में बता दिया आपका PNG हो जाएगा, है ना, JPG हो जाएगा, ये सब किस में आता है, इमेज एक्सटेंशन में। याद रखिएगा सबको, ठीक है। देखो ना जी, पहले में तो बता ही था आपका, देखो आपका JPG हो जाएगा, GIF हो जाएगा, BMP हो जाएगा, ये सब आपका इमेज एक्सटेंशन में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपका फाइल को पहचानने के लिए। तो फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो फाइल को पहचानने के लिए किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर माउस से संबंधित है। अब आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर माउस से संबंधित कौन सी विशेषता है। ऑप्शन है पहला, प्रिंटिंग डिवाइस। क्या बताओ, माउस प्रिंटिंग डिवाइस है क्या, नहीं है भैया, माउस तो प्रिंटिंग डिवाइस नहीं है। मेमोरी डिवाइस, ये भी नहीं है आपका। आउटपुट डिवाइस भी नहीं है। आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या आपका इसका सही आंसर पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। माउस के बारे में तो आप सभी को पता होगा जी। माउस को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनपुट डिवाइस, है ना। ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी विशेषता कंप्यूटर माउस से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पॉइंटिंग डिवाइस। क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये आपका किसकी विशेषता है, माउस की विशेषता है। पॉइंटिंग डिवाइस आपका माउस की क्या है, विशेषता है, माउस की विशेषता है, ठीक है, माउस की विशेषता है। और इस माउस को और किस नाम से जानते हैं, माउस को आपका पॉइंटिंग टूल, माउस को पॉइंटिंग टूल के नाम से भी जानते हैं। पॉइंटिंग टूल के नाम से भी, माउस को पॉइंटिंग टूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। और माउस को आपका पॉइंटिंग टूल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया था प्रिंटिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस। प्रिंटिंग डिवाइस तो नहीं है भैया माउस, मेमोरी डिवाइस भी नहीं है, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है। इसका सही आंसर पॉइंटिंग डिवाइस है और इसे पॉइंटिंग टूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। जबरदस्त प्रश्न है। कौन सा दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो पहला है आपका वेव फाइलें और दूसरा, मतलब पहला वेव फाइलें और MID फाइलें, है ना। और दूसरा क्या दिया है, देखो दूसरा क्या दिया है आपका पहला दिया आपका वेव फाइलें और MID फाइलें, है ना। और दूसरा दिया, देखो जी दूसरा दिया आपका डॉक फाइलें और GIF फाइलें, है ना। और तीसरा क्या दिया, देखो आपका JPG फाइलें और PDF फाइलें। और चौथा दिया आपका वेव फाइलें और JPG फाइलें। तो बताना है कौन सा आपका दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जो JPG आता है ना, JPG ये तो आपका इमेज एक्सटेंशन फाइल है ना। JPG कैसा फाइल होता है, इमेज एक्सटेंशन फाइल। तो जिसमें JPG है और GIF है वो तो हट जाएगा। देखो ये JPG, ये तो आपका इमेज एक्सटेंशन फाइल है, ये तो नहीं रहेगा। JPG फाइल यहाँ पुनः दिया है ऑप्शन, तो ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पास फिर से GIF फाइल दिया है, ये भी नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका वेव फाइल और MID फाइल, ठीक है।
मैंने बताया था आपका जेपीजी हो जाएगा, जीआईएफ हो जाएगा, ये सब आपका इमेज एक्सटेंशन फाइल है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा 2 प्रकार के साउंड इफेक्ट फाइल है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। इसका सही आंसर आपका वेव फाइल हो जाएगा, ठीक है, वेव फाइल और आपका एमआईडी फाइल है, ठीक है। याद रखिएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वेव और एमआईडी फाइलों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बाकी आपका जेपीजी हो जाएगा, है ना, आपका जीआईएफ हो जाएगा, ये सब आपका इमेज एक्सटेंशन फाइल है, ठीक है। इमेज एक्सटेंशन फाइल है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन था कि कौन सा 2 प्रकार के साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। वेव फाइलें, है ना, याद रखिएगा वेव फाइलें और आपका एमआईडी फाइलें। बाकी आपका जेपीजी जीआईएफ जिस ऑप्शन में है वो तो आपका इमेज एक्सटेंशन फाइल है, इसलिए ये सब ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर पहला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एमएस वर्ड के उदाहरण हैं। बताना है मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज और डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एमएस वर्ड में किसके उदाहरण हैं, मार्जिन के, पेज ओरिएंटेशन के और पेज साइज और आपका डॉक्यूमेंट। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका ये पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एमएस वर्ड में आपका पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो पेज ओरिएंटेशन वह दिशा होता है, पेज ओरिएंटेशन वह दिशा होता है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट प्रदर्शित या मुद्रित होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पेज ओरिएंटेशन वह दिशा होता है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट मुद्रित या प्रदर्शित होता है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो पेज ओरिएंटेशन वह दिशा होता है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट मुद्रित या प्रदर्शित होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। आपका जो पेज ओरिएंटेशन होता है ना, ये आपका 2 प्रकार का होता है, जैसे कि आपको याद रखना है, पहला आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा, है ना, पोर्ट्रेट, और दूसरा हो जाएगा आपका लैंडस्केप। दूसरा क्या हो जाएगा जी आपको लैंडस्केप, ठीक है। जो आपका पेज ओरिएंटेशन होता है 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, पहला आपका पोर्ट्रेट और दूसरा हो जाएगा आपका लैंडस्केप, है ना। जो पोर्ट्रेट होता है ये आपका क्या होता है, लंबवत होता है, क्या होता है जी आपका लंबवत होता है, और जो लैंडस्केप क्या होता है, क्षैतिज होता है, क्या होता है, क्षैतिज होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एमएस वर्ड किसके उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आपका पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण है। और पेज ओरिएंटेशन वह दिशा होता है जिसमें कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको मुद्रित या प्रदर्शित होता है। फिर मैंने बताया पेज ओरिएंटेशन के 2 प्रकार होते हैं, पहला पोर्ट्रेट होता है और दूसरा लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट मतलब लंबवत और लैंडस्केप मतलब क्या हो जाएगा आपको क्षैतिज, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अधिकांश जो मॉनिटर होते हैं ना जी, अधिकांश जो मॉनिटर होते हैं उसमें आपका लैंडस्केप डिस्प्ले होता है ना, और जो आपका अधिकांश जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसा होता है, आपका पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। मैंने क्या बोला, जो अधिकांश जो मॉनिटर होते हैं वो आपका लैंडस्केप होता है, और जो अधिकांश जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब आपका पोर्ट्रेट फॉर्म में क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं, ये याद रखते हैं। फिलहाल तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एमएस वर्ड में किसके उदाहरण है, तो ये आपका पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखिए डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है, सभी को पता होगा, डेटम वेसेंटाइल डिस्क, डिजिटल वेसेंटाइल डिस्क, डिजीमेट्रिक वर्सेटाइल डिस्क, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, डिजिटल वर्साटाइल, ये आपका वर्साटाइल है ना, डिजिटल वर्साटाइल, ये वर्साटाइल है जी, याद रखिएगा वर्साटाइल। देखो तो डीवीडी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा आपका, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा आपका, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क हो जाएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, डीवीडी का डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। ये जो आपका डीवीडी होता है ना, यह किसी भी प्रकार के डिजिटल जानकारी को क्या कर सकता है, संचित कर सकता है। डीवीडी क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार की डिजिटल जानकारी को संग्रहित कर सकता है, ठीक है, संग्रहित कर सकता है, ये आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और ये क्या करता है, किसी भी प्रकार के डिजिटल जानकारी को संग्रहित कर सकता है, तो इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, देखो आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कंट्रोल प्लस, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस, उसके बाद ये वाला जो साइन है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पहला चयनित टेक्स्ट का आकार एक बिंदु से बढ़ाने के लिए, दूसरा चयनित टेक्स्ट का आकार एक बिंदु से कम करने के लिए, तीसरा चयनित टेक्स्ट का आकार 2 बिंदु से बढ़ने के लिए, और तीसरा
चौथा चयनित टेक्स्ट का आकार 2 बिंदु से कम करने के लिए, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कंट्रोल प्लस और ये जो साइन है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है पहला चयनित टेक्स्ट का आकार 1 बिंदु से बढ़ाने के लिए, दूसरा चयनित टेक्स्ट का आकार 1 बिंदु से कम करने के लिए, और तीसरा चयनित टेक्स्ट का आकार 2 बिंदु से बढ़ाने के लिए, और चौथा चयनित टेक्स्ट का आकार 2 बिंदु से कम करने के लिए। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस और ये जो साइन है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आपका चयनित टेक्स्ट के आकार को 1 बिंदु से बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, चयनित टेक्स्ट के आकार को 1 बिंदु से बढ़ाने के लिए जी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर चयनित टेक्स्ट के आकार को 1 बिंदु से बढ़ाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस उसके बाद ये जो साइन है ये, है ना। चलो अब मैं और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोग को शॉर्ट की जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखो अगर आपसे पूछेगा कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस बायां एरो, कंट्रोल और प्लस बायां एरो अगर आप लोग इसको प्रेस करते हो तो क्या होता है, एक शब्द है वो बाईं ओर चला जाता है, ठीक है। मतलब एक शब्द को बाईं ओर ले जाने के लिए, एक शब्द को बाईं ओर ले जाने के लिए, एक शब्द को बाईं ओर ले जाने के लिए आपका कंट्रोल प्लस बायां एरो दबाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कंट्रोल प्लस दायां एरो इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा शब्द को दाईं ओर ले जाने के लिए, है ना। शब्द को दाईं ओर ले जाने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कंट्रोल प्लस ऊपरी एरो, ठीक है, कंट्रोल प्लस ऊपरी एरो अगर इसको आप प्रेस करोगे, है ना, तब क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका पैराग्राफ को ऊपर ले जाने के लिए, है ना, पैराग्राफ क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो पैराग्राफ को ऊपर ले जाने के लिए इसको मतलब प्रेस किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कंट्रोल प्लस आपका निचला एरो, है ना, निचला एरो, तो सीधी सी बात है जी, सीधा समझ में आ रहा है। अगर आप कंट्रोल और निचला एरो का की को प्रेस करते हो तो पैराग्राफ क्या हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैराग्राफ को नीचे लाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस निचला एरो जो की है उसको प्रेस किया जाता है। ये सब आपका शॉर्टकट की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल और पेज अप करते हो ना, कंट्रोल और आपका पेज अप करते हो, तब उस केस में क्या होगा आपका, ये जो आपका जो पिछला पृष्ठ है उसमें आप क्या करोगे, पहुंच जाओगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे तो आप पिछला पृष्ठ में पहुंच जाओगे। किस में पहुंच जाओगे, पिछला पृष्ठ में जी, ठीक है, पिछला पृष्ठ में। ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन था कि कंट्रोल प्लस और ये जो साइन है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका सही आंसर चयनित टेक्स्ट के आकार को 1 बिंदु से बढ़ाने के लिए। बाकी आपका कंट्रोल प्लस बायां एरो अगर आप प्रेस करोगे तो एक शब्द को बाईं ओर ले जाने तो अगर मान लो कि कंट्रोल प्लस बायां एरो अगर आप प्रेस करते हो तो शब्द है बाईं ओर चला जाता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस दायां एरो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, शब्द को दाईं ओर ले जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस ऊपरी एरो का प्रयोग आपका पैराग्राफ को ऊपर ले जाने के लिए। कंट्रोल प्लस निचला एरो का प्रयोग आपका पैराग्राफ को नीचे लाने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल प्लस आपका पेजअप का प्रयोग होता है आपका पिछला पृष्ठ में जाने के लिए। सबको ध्यान रखना है ना। तो कंट्रोल प्लस बायां एरो एक शब्द को बाईं ओर ले जाने के लिए, कंट्रोल प्लस दायां एरो शब्द को दाईं ओर ले जाने के लिए, कंट्रोल प्लस ऊपरी एरो पैराग्राफ को ऊपर ले जाने के लिए, कंट्रोल प्लस निचला एरो पैराग्राफ को नीचे लाने के लिए, और कंट्रोल प्लस आपका पेज अप पिछला पृष्ठ में जाने के लिए। सभी बातों को याद रखें। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। DBMS एक सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो किसकी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। जबरदस्त प्रश्न है। DBMS एक सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो किसकी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। ऑप्शन है पहला परिभाषित निर्माण भंडारण और साझा करने, और दूसरा परिभाषित निर्माण हेरफेर और साझा करने, और तीसरा परिभाषित अपडेट भंडारण और साझा करने, और चौथा इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको DBMS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो डेटा को क्या करता है, परिभाषित करता है ना, जो डेटा को परिभाषित करता है, निर्माण करता है, हेरफेर करता है और साझा करने की अनुमति देता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि DBMS का फुल फॉर्म होता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक डेटा को परिभाषित, निर्माण, हेरफेर और साझा करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सेकंड ऑप्शन है ना। तो याद करिए DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक डेटा को परिभाषित, निर्माण, हेरफेर और साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फुल फॉर्म को याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर कौन सा विकल्प आपको MS PPT में प्रीसेट या कस्टम मोशन पाथ लागू करने की अनुमति देता है? बोला जा रहा है क्वेश्चन की कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर कौन सा विकल्प आपको MS PPT में प्रीसेट या कस्टम मोशन पाथ लागू करने की अनुमति देता है? ऐड इफेक्ट और एम्फेसिस, एनिमेट, नाउन और उपरोक्त सभी। इजी क्वेश्चन है, आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब आपका ऐड इफेक्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऐड इफेक्ट। सीधा इसको आपको याद करना है। तो कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर कौन सा विकल्प आपको MS PPT में प्रीसेट या कस्टम मोशन पाथ लागू करने की अनुमति देता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऐड इफेक्ट, है ना। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन तो बनाया ही होगा, तो आप लोग इसको फेस किए होगे जी, है ना। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऐड इफेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग करने के लिए एक को टैब पर और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होता है। कौन से समूह पर बोला जा रहा है ना। एक प्रश्न को फिर से पढ़ रहा हूँ कि MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग करने के लिए एक को टैब पर और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होता है। तो कौन से समूह पर वो होता है? पहला है आपका डिजाइन ट्रैकिंग, दूसरा रिव्यू प्रूफिंग और तीसरा रिव्यू कंपेयर और चौथा आपका व्यू और लैंग्वेज। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? रिव्यू और प्रूफिंग। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? रिव्यू और प्रूफिंग। ठीक है, तो अगर आप रिव्यू और प्रूफिंग को क्लिक करोगे ना तो स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है आपका? ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर आप रिव्यू और प्रूफिंग अगर आप रिव्यू और जो प्रूफिंग है ना, इसको क्लिक करोगे, इसको क्या करोगे? क्लिक करोगे तो आपको स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग क्या हो जाता है? आपको खुल जाता है। तो स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग, स्पेलिंग और ग्रामर, ठीक है, ग्रामर डायलॉग क्या होता है आपका? खुल जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चल, इसका सही आंसर आपका रिव्यू और प्रूफिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? रिव्यू और प्रूफिंग हो जाएगा। तो अगर आप रिव्यू और प्रूफिंग जो कीज़ है उसको अगर आप प्रेस करते हो तो होगा क्या? स्पेलिंग और ग्रामर जो डायलॉग है ना वो क्या हो जाता है आपको? खुल जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, मतलब क्वेश्चन था कि देखो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करने में क्या होगा? तो आपका क्या होगा? आपका ग्रामर डायलॉग क्या हो जाएगा? आपका खुल जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका रिव्यू और प्रूफिंग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे देखो, MS एक्सेल में आंकड़े का डिफॉल्ट संरेखण होता है। टेक्स्ट बाईं ओर संरेखित होते हैं और नंबर दाईं ओर संरेखित होते हैं। दूसरा, टेक्स्ट दाईं ओर संरेखित होते हैं और नंबर बाईं ओर संरेखित होते हैं। तीसरा, टेक्स्ट और नंबर दोनों बाईं ओर संरेखित होते हैं। और चौथा, टेक्स्ट और नंबर दोनों दाईं ओर संरेखित होते हैं। बताना है कि MS एक्सेल में आंकड़े का डिफॉल्ट संरेखण होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका टेक्स्ट जो है ना वो आपका बाईं ओर संरेखित होता है और नंबर क्या होता है आपका? दाईं ओर संरेखित होता है जी। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। टेक्स्ट बाईं ओर संरेखित होते हैं और नंबर क्या होते हैं? दाईं ओर संरेखित होते हैं। MS एक्सेल में आंकड़े का डिफॉल्ट संरेखण कैसा होता है अगर आपसे पूछेगा तो जो टेक्स्ट होता है ना, याद रखिएगा, जो टेक्स्ट होता है आपका बाईं ओर संरेखित होता है, बाईं ओर क्या होता है? संरेखित होता है। टेक्स्ट बाईं ओर संरेखित होता है ना। और जो नंबर होता है, नंबर ये आपका दाईं ओर संरेखित होता है। नंबर आपका दाईं ओर क्या होता है? संरेखित होता है, याद रखना है। सीधा सा इसका आंसर है, याद रखना है। MS एक्सेल में आंकड़े का डिफॉल्ट संरेखण क्या होता है? तो टेक्स्ट है वो आपका बाईं ओर संरेखित होगा और नंबर आपका दाईं ओर संरेखित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक अक्षर को दाएं स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। देखो, MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक अक्षर को दाएं स्थानांतरित करने के लिए ना, अक्षर को क्या बोला जा रहा है? अक्षर को दाएं स्थानांतरित करने के लिए, अक्षर को दाएं स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कंट्रोल प्लस एरो, ये है ना,
ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक अक्षर को दाएं स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कर्सर प्लस मतलब कंट्रोल पर प्लस क्या हो जाएगा आपका एरो हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब मैं आप लोग को एक्सेल में कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ, है ना। एक्सेल में मैं आप लोग को शॉर्टकट बता रहा हूँ कुछ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्कबुक को बंद करना है, ठीक है, वर्कबुक, अगर आपको वर्कबुक को बंद करना है, वर्कबुक को बंद करना है तो आप क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर आपको वर्कबुक को ओपन करना है, सीधी सी बात है जी, है ना, वर्कबुक को अगर आपको क्या करना है? ओपन करना है ना, ओपन, वर्कबुक को आपको ओपन करना है तो क्या करोगे? कंट्रोल प्लस ओ, है ना, कंट्रोल प्लस ओ, इसको आप प्रेस करोगे, इजी सी बात है। ठीक है, अगर आपको वर्कबुक को सेव करना है, वर्कबुक को अगर आपको क्या करना है? सेव करना है तो क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल प्लस एस, इसको सेव करोगे, मतलब इसको प्रेस करोगे, इजी बात है ना। अगर आपसे पूछेगा कि अगर आपको वर्कबुक को कॉपी करना है ना, कॉपी करना है तो क्या करोगे? कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। अगर वर्कबुक को अगर आपको पेस्ट करना है तो क्या करोगे? जब कंट्रोल प्लस वी, इसको प्रेस करोगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक अक्षर को दाएं स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एरो। साथ ही साथ मैंने बताया कि एक्सेल में कौन कौन से शॉर्टकट आपका की का प्रयोग होता है। तो जैसे अगर आपको वर्कबुक को बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, वर्कबुक को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगा, वर्कबुक को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा, वर्कबुक को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी होगा, पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस वी हो जाएगा, है ना। अगर आपको कट करना है, बोल्ट करना है, सब यूज़ की होगी जी। अब आपको कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएगा, अगर आपको कट करना है तो। अगर आपको बोल्ट करना है तो क्या होगा आपका? कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा, है ना। अगर आपको बोल्ट करना है तो कंट्रोल प्लस बी होगा, है ना। और अगर आपको कट करना है तो क्या हो जाएगा आपको? कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएगा, क्या होगा? कंट्रोल प्लस एक्स। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तो एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक अक्षर को दाएं स्थानांतरित करने के लिए कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर कंट्रोल प्लस एरो। बाकी जितने भी चीज़ मैंने आप लोग को बताया सभी को ध्यान रखना है। आपका कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी हो जाएगा, है ना, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएगा और बोल्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा। और आपका अंडू के लिए तो पता होगा कंट्रोल प्लस जेड हो जाता है। ठीक है, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग में हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? आपको बताना है वर्ड प्रोसेसिंग में हैंगिंग इंडेंट क्या होता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद का बाएं या दाएं और संरेखन, दूसरा मार्जिन और सामग्री के बीच की दूरी, तीसरा अनुच्छेद में पहली पंक्ति का इंडेंट और चौथा अनुच्छेद की पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों का इंडेंट। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग में हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद की पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों का इंडेंट। ठीक है, अनुच्छेद की पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों का इंडेंट, यही क्या कहलाता है? आपका हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट, इसी को क्या बोलते हैं? हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, ये तो अनुच्छेद की पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों का इंडेंट क्या कहलाता है? आपका हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। ये इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड की निष्पादन फाइल का नाम क्या है? आपको बताना है एमएस वर्ड की निष्पादन फाइल का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एमएस वर्ड, दूसरा एमएस वर्ड डॉट EXE और तीसरा विन वर्ड और चौथा विन वर्ड डॉट EXE। बताना है आपको एमएस वर्ड की निष्पादन फाइल का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विन वर्ड डॉट EXE, है ना, विन वर्ड डॉट EXE। ये क्या आपका? एमएस वर्ड की। ठीक है, एमएस वर्ड की निष्पादन फाइल का नाम है। ठीक है, निष्पादन फाइल का क्या है? ये नाम है। एमएस वर्ड की निष्पादन फाइल का नाम है। इसका सही आंसर आपका विन वर्ड डॉट EXE हो जाएगा। ठीक है, जो आपका विन वर्ड डॉट EXE है ये आपका क्या? आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए निष्पादन योग्य फाइल है। इसका प्रयोग आपका ना वर्ड को शुरू करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आपका वर्ड को शुरू करने के लिए, इसका प्रयोग वर्ड को शुरू करने के लिए किया जाता है। वर्ड को शुरू करने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखने हैं। इसका सही आंसर आपका विन वर्ड डॉट EXE हो जाएगा, है ना, विन वर्ड डॉट EXE। ठीक है, चलो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो वर्ड को शुरू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एमएस वर्ड में टेबल की कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए
निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। एमएस वर्ड में टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए आपका निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है आपका देखो अलाइनमेंट है ना, और दूसरा आपका टाइटल बार, और तीसरा आपका स्क्रॉल बार, और चौथा आपका रूलर है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जी? सीधी सी बात है, इसका सही आंसर आपका रूलर हो जाएगा। ठीक है, तो एमएस वर्ड में टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो रूलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? रूलर का उपयोग किया जाता है। रूलर को एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग ना आपका लंबाई को मापने और सीधी रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। आपका रूलर का उपयोग लंबाई को मापने के लिए करते हैं और आपका सीधी रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, रूलर का उपयोग आपका लंबाई को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए और आपका सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है। सीधी रेखा लंबाई को मापने के लिए तथा सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो रूलर का। ठीक है, रूलर एक प्रकार से इसका प्रयोग होता है लंबाई को मापने के लिए और सीधी रेखा खींचने के लिए रूलर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? कंप्यूटर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एमएस एक्सेस फॉर प्रो, उसके बाद दूसरा है फॉक्स प्रो और तीसरा है ओरेकल, चौथा एमएस वर्ड। बताना है कि कंप्यूटर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जी आपका एमएस वर्ड। ठीक है, जो एमएस वर्ड है ना ये आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है जी, है ना। जो एमएस वर्ड है ये आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका वर्ड प्रोसेसर है। एमएस क्या आपका एक वर्ड प्रोसेसर है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। एमएस वर्ड क्या आपका एक वर्ड प्रोसेसर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एमएस वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? पहला, कॉलम जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, और तीसरा कॉलम ई एफ और जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, और चौथा है कॉलम डी ई और एफ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करोगे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कॉलम एच सेलेक्ट करना है ना। कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। तो इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार क्या करेंगे? इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखो, एक्सेल में राउटिंग त्रुटियां हो सकती है। देखो पहला ऑप्शन है आपका क्योंकि एक्सेल गणना में छिपे हुए दशमलव स्थानों का उपयोग करता है। दूसरा, जब आप परिकलित परिणामों की तुलना में भिन्न दशमलव स्थानों वाले सूत्रों के परिणाम दिखाते हैं। और तीसरा, जब आप किसी सूत्र में गुना भाग या घातांक का उपयोग करते हैं। और चौथा है आपका जब आप किसी सूत्र में जोड़ और घटाव का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है कि आपका एक्सेल में राउटिंग त्रुटियां कब होती है ना। एक्सेल में आपका राउटिंग त्रुटियां कब होती है? अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। एक्सेल में राउटिंग त्रुटियां हो सकती है, पहला क्योंकि एक्सेल गणना में छिपे हुए दशमलव स्थानों का उपयोग करता है। दूसरा, जब आप परिकलित परिणामों की तुलना में भिन्न दशमलव स्थानों वाले सूत्रों के परिणाम दिखाते हैं। तीसरा, जब आप किसी सूत्र में गुना भाग या घातांक का उपयोग करते हैं। और चौथा, जब आप किसी सूत्र में जोड़ और घटाव का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है राउटिंग त्रुटियां कब हो सकती है। ये 4 ऑप्शन है, इन सभी को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है जी। ठीक है, चलिए फिर ये आपका दूसरा पार्ट था कंप्यूटर के एमसीक्यू का। अगर आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो, तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।